वेलकम टीचर्स, आप देख रहे हैं अड्डा 24/7। मैं हूं काजल, आपकी सीडीपी मेंटर। आपने पियाजे की थ्योरी तो 10 बार पढ़ ली होगी, फॉर श्योर। सीटेट के बच्चे हो पढ़ी ली होगी। आज मैं आपको एक छोटी सी रिवीजन क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें मैं सारे पॉइंट शॉर्ट में कवर करूँगी और आपकी ये रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद शायद पियाजे आपको उठाना ना पड़े। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी हमें। अब इनकी थ्योरी में इन्होंने बेसिकली कुछ सवालों के जवाब हमें दिए थे, जैसे कि जो बच्चे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूछते रहते हैं, और ऐसे सवाल, कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब उनके मम्मी पापा के पास भी नहीं होता। तो बच्चों के ऊपर इन्होंने ये थ्योरी बनाई है कि बच्चे ये सवाल जो पूछते हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे की थिंकिंग क्या है, वो कौन से डेवलपमेंटल एरा में चल रहे हैं उस हिसाब से। जैसे कि क्वेश्चंस होता है कि चांद मेरे साथ साथ चल रहा है तब मैं चलता हूँ, या फिर टीवी के अंदर के लोग असली है, मम्मी गायब हो गई तो मतलब मम्मी दूसरे रूम में चली गई तो मतलब मम्मी परमानेंटली गायब हो गई। ये सब जो थिंकिंग है बच्चों की, ये कहाँ से है, क्यों है, और ये कैसे कैसे इम्प्रूव होती है, कैसे कैसे डेवलप होती है। क्योंकि आपका ब्रेन जो कुछ साल पहले था वो अब वो नहीं है, वो चेंज हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है। और इस अपग्रेडेशन में जो डेवलपमेंटल की स्टेजेस आई है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। इन्होंने अपनी थ्योरी में फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल चारों एस्पेक्ट बताए हैं कि जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट, वो इन चारों के उससे हो रही है। लेकिन अभी इनकी थ्योरी में इन्होंने कॉग्निटिव को ज़्यादा महत्व दिया है, ठीक है। लेकिन याद रखना, जब हमारा डेवलपमेंट होता है तो सिर्फ संज्ञानात्मक नहीं, हर प्रकार से होगा, फिजिकल भी, सोशल भी, इमोशनल भी। इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है कि बच्चा एम्प्टी वेसल नहीं है, मतलब कोई खाली बर्तन नहीं है कि जिसमें आप ज्ञान डालते रहोगे वो लर्न करता रहेगा, फैक्ट्स डालते रहो, वो उसकी डेवलपमेंट होती जाएगी। ऐसा नहीं होता। बच्चा पैसिव लर्नर नहीं होता, एम्प्टी वेसल नहीं होता। मान लो आपको स्विमिंग सीखनी है, तो क्या स्विमिंग के बारे में जान करके, फैक्ट्स याद करके सीख लोगे? नहीं ना, उसके लिए प्रैक्टिकली आपको पानी में उतरना पड़ेगा। तो ऐसे ही बच्चा एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज होता है, कर करके सीखता है, ठीक है। फैक्ट्स याद करने से वो लर्निंग नहीं होएगी, बच्चे की डेवलपमेंट नहीं होएगी। बच्चे को एक्टिव बिल्डर बनना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, चीज़ों को सेंस करके, चीज़ों को फील करके, चीज़ों को टच करके, चीज़ों को एक्सप्लोर करके, डिस्कवर करके सीखना पड़ेगा। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब वो इंसान जो ये मानता है कि बच्चा अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है, फिर चाहे वो डिस्कवरी से करे, चाहे वो एक्सप्लोरेशन से करे, सोशल इंटरेक्शन से करे, कैसे भी करे, उसका जो नॉलेज निर्माण हो रहा है वो खुद हो रहा है, बच्चा खुद कर रहा है। ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। जबकि वाइगॉट्स्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। उनका मानना था कि बच्चे का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो समाज में रह करके हो रहा है, ठीक है। लिटिल साइंटिस्ट है बच्चा। लिटिल साइंटिस्ट है मतलब बहुत क्यूरियस है, हर चीज़ को लेकर के सब कुछ उसको छू कर देखना है, सब कुछ उसको फील करना है कि ये क्या है, ये क्या है, और ऐसे वो धीरे धीरे जानता चला जाता है और अपनी लर्निंग करता चला जाता है। क्यूरोसिटी है बच्चे में। क्यूरोसिटी की वजह से वो एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब इधर वो नहीं है, बड़े वाले एक्सपेरिमेंट करता है मतलब कि कुछ पत्थर मिल गया उसको ज़मीन पे पड़ा हुआ, उसकी शेप थोड़ी अलग सी है तो वो देख रहा है कि ये क्या है। इंक पेन की इंक फ्लो हो रही है तो उसे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि फ्लो कहाँ से हो रही है, खोल के देख रहा है पूरा पेन। ये सब चीज़ें। एक्टिविटी करता है, गतिविधि करता है, एक्टिव रहता है, पैसिव नहीं है, ठीक है। देन वी हैव स्कीमा, द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट गिवन बाय पियाजे इन हिज थ्योरी। इसमें ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, स्कीमा की ये छोटी सी डेफिनेशन याद कर लो। स्कीमा क्या है? बेसिकली बचपन से हम जो भी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर रहे हैं वो हमारे दिमाग में फिट होती चली जा रही है। अब जैसे कि मान लो मेरे दिमाग में एक स्कूल का कोई कंसेप्ट है, तब स्कूल का कंसेप्ट कोई बोल रहा है, तुम रैंडम वर्ड्स बोलो, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, टीचर, स्टूडेंट, डेस्क, ये सब एक स्कूल के कंसेप्ट में आ गए ना, तो मेरे दिमाग के अंदर एक स्कूल का अलग से स्कीमा बना हुआ है। ऐसे ही मेरे दिमाग के अंदर फैमिली का स्कीमा बना हुआ है, मूवीज़ का अलग स्कीमा बना हुआ है। तो हमारे दिमाग के अंदर स्कीमास बने होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में नॉलेज स्टोर रहती है, ठीक है। ऑर्गेनाइज वे में यूँ ही लगा लो कि फोल्डर, जैसे कंप्यूटर में फोल्डर्स होते हैं
उनमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं डॉग, कैट, स्कूल। मतलब कि हम जो जो दिमाग में बिठा रहे हैं उनके अलग अलग एक मेंटल फोल्डर बनते जा रहे हैं, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती जा रही है अकॉर्डिंगली। देन वी हैव, अब इसकी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। इसमें क्या है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों ही न्यू इन्फॉर्मेशन को लेकर के बातें हैं। कैसे है, कंफ्यूज मत होना। डॉग है, मान लो बच्चे को डॉग दिख रहा है, उसकी मम्मी ने बताया कि ये डॉग है, इसे डॉग बोलते हैं, तो इसको याद हो गया अच्छा डॉग है, इसके 4 लेग्स हैं, 1 टेल है, ऐसे ऐसे उसने बाइफरकेशन करके इस जानवर को डॉग बोल दिया है। ठीक है, अब वो अगले दिन कोई और डॉग देखेगा तो दूसरे वाला डॉग उसके इस डॉग वाले फोल्डर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एसिमिलेशन। सेम चीज़ एडिंग टू एग्जिस्टिंग स्कीमा, मतलब सिमिलर चीज़ जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा में हमने ऐड कर दी, ये होता है एसिमिलेशन। ठीक है, अगर उसने वाइट कलर का डॉग देखा, परसों उसने ब्लैक कलर का देखा, फिर उसने ब्राउन कलर का देखा, तो उसने ये चीज़ें एक फोल्डर में ऐड कर ली कि अच्छा डॉग इन कलर के होते हैं, ऐसे ऐसे दिखते हैं और इस ब्रीड के होते हैं, उसको थोड़ा पता चल गया, उसने डॉग के एक फोल्डर अलग से बना लिया। अब चौथे दिन उसको दिखती है एक कैट, छोटा बच्चा, उसको नहीं पता कि इसको भी कैट बोलते हैं। जब उसको कैट दिखती है तो तब कैट आवाज़ निकाल रही है, मियाऊ मियाऊ, तब उसको ये देखने को मिल रहा है कि इसकी आवाज़ तो डॉग से अलग है। तो अब क्या होगा, उसकी मम्मी बताएगी कि बेटा ये डॉग नहीं है, ये कैट है, ये अलग जानवर है। अब वो क्या करेगा, अब वो कैट के लिए एक नया मेंटल फोल्डर बनाएगा अपने दिमाग में और कैट की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करेगा। तो ये हो गया अकोमोडेशन। मतलब क्या हुआ इधर, मॉडिफाइंग एडजस्टिंग स्कीमा, जो ऑलरेडी स्कीमा एग्जिस्ट कर रहे थे उसमें चेंज ला दिया, उसमें ऐड नहीं किया, उसमें चेंज ला दिया। चेंज ला करके या तो न्यू स्कीमा बना दिया या फिर बाइफरकेट कर दी नॉलेज अलग चेंज लाकर। इसमें ना डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है बच्चे को, वो क्या होता है वो आगे पढ़ते हैं अभी। ठीक है, अब हमारे पास एक कंसेप्ट है इक्विलिब्रेशन। क्या होता है, ये पूरी एक साइकिल है, द इंजन ऑफ ग्रोथ। इसमें क्या है, सबसे पहला इक्विलिब्रियम है, संतुलन बन रखा है कि बच्चा बोल रहा है कि हाँ मुझे पता है, आई नो डॉग्स, मुझे पता है डॉग्स क्या होते हैं, कैसे होता है, कैसे दिखते हैं। ठीक है, अब जब वो दूसरी सिचुएशन में आया, नई सिचुएशन में आया, उसने कैट देखी, उसका स्कीमा बदलेगा, मतलब उसके स्कीमे की इंफॉर्मेशन बदलेगी और डिसइक्विलिब्रेशन होगा। मतलब उसको लगेगा कि ये तो डॉग से अलग आवाज़ निकाल रही है, तो ये कैट है या डॉग है, उसको कन्फ्यूजन होगी। जब कन्फ्यूजन होगी तब डिसइक्विलिब्रियम बनेगा, इधर असंतुलन की स्थिति बनेगी, बच्चा कंफ्यूज होएगा। अब वो क्या करेगा, अब वो अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में मॉडिफिकेशन करके अकोमोडेशन करेगा। अकोमोडेशन मतलब एक कैट का नया फोल्डर बनाएगा। सिंपल एग्जाम्पल से बता रही हूँ बहुत, और आपने भी ये एग्जाम्पल सुने होंगे, इसी से याद होता है, ध्यान से सुनो, बहुत आसान है। फिर तब अकोमोडेशन हो गई, फिर से इक्विलिब्रेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। ये थी इक्विलिब्रेशन की कहानी। ठीक है, बच्चे को पहले इक्विलिब्रेशन था, उसको सब कुछ सही लग रहा था, फिर उसके बाद न्यू सिचुएशन आई, उसने कोशिश की उस चीज़ को अडेप्ट करने की। क्यों अडेप्ट करने की, क्योंकि उसके दिमाग में कन्फ्यूजन आ गई थी, डिसइक्विलिब्रियम हो गया था, अकोमोडेशन हुआ फिर, और फिर से वो वापस से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने लगेगा। ठीक है, अब हम 4 मेन स्टेजेस की बात कर लेते हैं धीरे एक एक कर। सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर्स, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर्स और फॉर्मल ऑपरेशन 12+ ईयर्स। ठीक है, ये हमारी स्टेजेस है जो पियाजे ने दी है। डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस, ये फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। सेंसरी मोटर से शुरू करते हैं। सेंसरी से समझ आ रहा है सेंसेस, यहाँ पे सेंसेस हमारे टीचर्स है, बच्चे के टीचर सेंसेस है, उसके सारे सेंसेस उसको सिखाएंगे, उसको फील करवाएंगे, उसको टच करवाएंगे, उसको महसूस करवाएंगे, उसको स्मेल करवाएंगे, उसको सी थ्रू करवाएंगे, दिखवाएंगे। साइट आ गया इसमें, हियरिंग, टच, ये सब आ गया। बच्चा क्या करता है, बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रखता है। बेड के एक कोने पे रिमोट पड़ा है तो उसको वो रिमोट चाहिए, जा कर के वो लेगा, उसका गोल है, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा दिखा देता है इस स्टेज में 0 to 2 ईयर्स में, जब वो थोड़ा सा क्रॉल करना शुरू कर देता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करें तो पहले तो बच्चा इस स्टेज की स्टार्टिंग में तो बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस ये होता है कि आउट ऑफ साइट हो गई अगर कोई चीज़,
मम्मी चली गई दूसरे रूम में, तो बच्चे को लगता है कि मम्मी हम हमेशा के लिए चली गई है दूसरे रूम में, आउट ऑफ माइंड हो गई है। ठीक है। स्टेप 2 में क्या आता है, बच्चा तब 2 साल का होने वाला होता है, तब वो ये चीज़ अचीव कर लेता है, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब उसे पता चल जाता है कि पर्दे के पीछे अगर ये गुड्डा छुपा हुआ है, पर्दा ढक दिया हमने, तो गुड्डा हमें दिख नहीं रहा है लेकिन वो वही है, उसको ये पता चलना शुरू हो जाता है। ये था हमारा सेंसरी मोटर। इसके मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहला है ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चे को एट द एंड ऑफ द स्टेज ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा, उसको ये पता चल जाएगा कि कोई चीज़ अगर हमें नहीं दिख रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए चली गई है, वो अभी भी वही है। वी हैव डेफर्ड इमिटेशन, बच्चा नकल करता है, कोशिश करता है नकल करने की। अगर मम्मी लिपस्टिक लगा रही है तो वो बच्ची लिपस्टिक को लेकर के पूरा मुंह भांड देगी खुद का। तो ये सब इमिटेशन रहता है बच्चों में, वो शुरू कर देते हैं सब करना। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, उसको एक चीज़ दिख गई जो उसे अट्रैक्ट कर रही है तो वो लेगा। बच्चे को गोदी में उठाते हो तो वो आपका चश्मा लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। सेंसेस आर टीचर, इधर टीचर्स हमारे सेंसेस होते हैं, सब कुछ वो टच फील करके सीखता है। उसके बाद सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या है, बच्चे को एनिज्म, पहले तो ये देख लो इस एज को और क्या क्या बोलते हैं, टॉय एज, प्ले एज और अर्ली चाइल्डहुड। क्योंकि ये 2 से 7 वर्ष है तो इसको अर्ली चाइल्डहुड बोल सकते हैं हम। एनिमिज्म कर रहा है, एनिमिज्म मतलब नॉन लिविंग थिंग को भी वो जीवित मान रहा है। डॉल से खेल रही है एक बच्ची, डॉल को वो रियल मानती है। ठीक है, एक बच्चा पेड़ से बात कर रहा है, उसको लग रहा है कि पेड़ रियल है। अगर रिमोट बेड से गिर गया तो सोचते हैं रिमोट को भी चोट लग गई। ये सब होता है एनिमिज्म में, जो निर्जीव चीज़ें हैं उसको सजीव बताना। फिर ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है, इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होता कि बच्चे में ईगो है। इसका मतलब होता है कि बच्चा ये सोच रहा है कि पूरी दुनिया का केंद्र वो खुद है, मतलब कि पूरी दुनिया उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। कि मून, जिसमें एक एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि बच्चा बोल रहा है कि मून मेरे पीछे पीछे चल रहा है, ये वाला एग्जांपल इसमें आ जाएगा। इरिवर्सिबल थिंकिंग और सेंट्रेशन इसमें अभी नहीं आएगी, बड़ा सा क्रॉस दिख रहा है, नहीं आएगी। मतलब इरिवर्सिबिलिटी मतलब पानी से बर्फ़ बन सकती है, बर्फ़ से वापस से पानी बन सकता है, ये बच्चे में नहीं आएगा। चाइल्ड कैन नॉट मेंटली रिवर्स द एक्शन, रिवर्स नहीं कर सकता बच्चा। इसमें मेन पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला है लैक्स लॉजिक। बच्चों का लॉजिक होता ही नहीं है, कुछ लॉजिक ही नहीं होता, कुछ भी बोलता है कि अगर मैंने खाना नहीं खाया तो लाइट चली जाएगी, लाइट नहीं जाती, मम्मी टीवी नहीं देखने देती, बस इतनी सी बात है। लेकिन वो उसके दिमाग में लॉजिक बन गया कि लाइट चली जाएगी, टीवी चलेगा ही नहीं। ये सब लैक रिवर्सिबिलिटी, वही कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन रही है तो वापस से वो चीज़ वापस से नहीं बन सकती, इसको ऐसा लगता है। एनिमिज्म वही ना कि सजीव वस्तु को, निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु बताना। ईगोसेंट्रिज्म हमने पढ़ लिया है। नाउ वी हैव सिंबॉलिक थॉट। सिंबॉलिक थॉट मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज का निर्माण, सिंबल्स का निर्माण दिमाग में शुरू हो जाता है, सिंबल्स ABC क ख ग। इसके अलावा सिंबॉलिक थॉट में आ सकता है कि ये पेन है, इसको बच्चा रॉकेट मान रहा है और इससे खेल रहा है, ये सब सिंबॉलिक थॉट में आएगा। दिमाग में उसके इमेजिनेशन शुरू हो गई है और वो थॉट के ज़रिए चीज़ों को इमेजिन कर पा रहा है। लैक ऑफ कन्वर्सेशन में क्या है कि बच्चा ये नहीं समझ पा रहा, मान लो ये एक ऐसे वेसल है और ये एक ऐसा वेसल है, तो दोनों वेसल में पानी सेम है, ये वो नहीं पता लगा पाएगा, उसको लगेगा एक में ज़्यादा एक में कम है। वो ये चीज़ नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि दोनों वेसल्स में पानी अलग अलग नहीं है, सेम अमाउंट में है, वो सेम मास सेम वॉल्यूम, ये सब चीज़ें अभी नहीं समझ पाएगा। देन वी हैव, क्योंकि ये देखने में अलग अलग लग रहे हैं इसलिए उसको लगेगा कि दोनों में अलग अलग क्वांटिटी ही है। इसके बाद हमारे पास है तीसरी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें कंजर्वेशन आ जाएगा, उसको समझ आ जाएगा बड़े ग्लास में छोटे ग्लास में सेम ही पानी है, कोई सा भी ले लो। रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है उसको कि कोई चीज़ रिवर्स होकर के वापस से बन सकती है। क्ले है, क्ले उसने गोल थी, क्ले को फ्लैट बनाया फिर से गोल बना दिया, ये रिवर्सिबिलिटी। क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देगा, मैमल्स बर्ड्स ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देगा उनको अपनी कैटेगरीज़ में, अलग अलग कैटेगरीज़ में, कि जो चीज़ें उड़ती है वो बर्ड है, पैरट भी उड़ रहा है तो पैरट भी बर्ड है, ये सब। उसके बाद लॉजिकल थॉट बिगिन, लॉजिकल थॉट शुरू हो जाती है, वही चीज़ें कि ये सब
कि पैंगुइन तो उड़ता नहीं है, पैंगुइन भी क्यों बर्ड है फिर, तो लेकिन फिर भी वो समझेगा, वो कोशिश करेगा, उसको पता चलेगा कि पैंगुइन भी बर्ड होता है, वो ऐसे ऐसे क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देगा। इधर लिखा है लॉजिक इज स्ट्रिक्टली ट्राइड टू टेंजिबल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टेंजिबल चीज़ें होता है, अभी एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक अभी तक नहीं आया है। इसमें मेन पॉइंट्स है क्लासिफिकेशन कर रहा है बच्चा, क्लासीफाई कर रहा है अपने दिमाग में चीज़ों को, शेप, कलर, साइज, ये सब। अचीव कंजर्वेशन, पता चल रहा है उसको कि 2 ग्लास है, दोनों ग्लास में सेम इक्वल ऑफ वाटर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, फिर चाहे एक ग्लास छोटा हो बड़ा दिखने में। रिवर्सिबिलिटी आ जाती है और लॉजिक आ जाता है बेसिकली। लास्ट स्टेज पे आ जाएगी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, मतलब वो ऐसे कंसेप्ट समझ पा रहा है जिसको छुआ या देखा नहीं जा सकता, जैसे कि जस्टिस, फ्रीडम, लव, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप जैसे कंसेप्ट वो समझने लगता है, उसके दिमाग में एक अलग से स्कीमा बिल्डअप हो गया है कि ये कंसेप्ट है, और उस हिसाब से वो अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा है, यानी कि बिना उस चीज़ के मौजूद हुए, बिना उसके फिजिकल प्रेजेंस के वो ऐसी चीज़ भी सोच पा रहा है जो होती है। उसके बाद है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। इसमें क्या है, बच्चा तर्क लगा रहा है, पूरे लॉजिक के साथ चीज़ें कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने फ़ोन चार्जर से कनेक्ट कर रखा लेकिन चार्ज हो नहीं रहा फ़ोन, तो आप लॉजिक लगाओगे ना, आप देखोगे कहाँ प्रॉब्लम है, कि स्विच ऑन है या नहीं, केबल में कुछ इशू है, पोर्ट खराब हो गया, देखोगे आप क्या दिक्कत है, और तब आप उस सोल्यूशन में पहुँच के उसको सही कर लोगे। तो ऐसे ही होता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग में, बच्चा लॉजिक्स देख रहा है, बच्चा टेस्ट कर रहा है लॉजिक्स देख देख के, और फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंच जा रहा है। सिस्टमैटिकली टेस्टिंग वेरिएबल्स एंड प्रेडिक्टिंग आउटकम्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पा रहा है, अपने तर्क वितर्क लगा पा रहा है, सोच पा रहा है ऐसे सिचुएशंस के बारे में जो उसके सिर्फ दिमाग में आ सकती है, प्रैक्टिकली वो उस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहा। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली वो देख नहीं पाता लेकिन महसूस वो कर सकता है। उसके अलावा एक कंसेप्ट इसमें आता है डिडक्टिव रीजनिंग का। डिडक्टिव रीजनिंग में बच्चा जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा। कोई एक जनरल कंसेप्ट है, मान लो कि हर एक पक्षी के पंख होते हैं, उससे उसको ये पता चल गया, अच्छा इस पैरेट के पंख है तो ये भी पक्षी है, तो ये जनरल टू स्पेसिफिक जा रहा है। ये था हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और आगे बढ़े तो अब हमारे पास सीधा 4 ड्राइवर्स इन्होंने, मतलब कि 4 चीज़ें जिससे हमारा कॉग्निटिव ग्रोथ इफेक्ट होता है। आगे बढ़े तो इन्होंने 4 चीज़ें हमें दी है जिससे हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इफेक्ट हो रही है। सबसे पहली है मैच्योरेशन। ये हेरिडिटी के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि बच्चा मैच्योर होगा, मतलब हेरिडिटी उसको एक लिमिट दे देगी कि तुम इतना डेवलपमेंट कर पा रहे हो, तो तुम में पोटेंशियल है, और इन्वायरमेंट वो चीज़ डिसाइड करेगा कि ये कितना एग्जैक्टली में कर रहा है डेवलपमेंट। हेरिडिटी एक लिमिट सेट कर दे रही है, एक लास्ट पॉइंट सेट कर दे रही है। ठीक है, सोशल एक्सपीरियंस होता है, बैगोत्सी की थ्योरी में हमने अच्छे से पढ़ा है। इक्विलिब्रेशन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, स्कीमास अच्छे से बनने चाहिए, और एसिमुलेशन, अकोमोडेशन टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली होना चाहिए। नाउ वी हैव कुछ ऐसे पॉइंट्स जो पियाजे बोलते हैं कि क्लासरूम में टीचर को ध्यान रखना है कि ये सब ना हो, जैसे कि रोट लर्निंग ना हो, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ड्रिल एंड रिपीटिशन, बार बार सेम चीज़ बुलवा के बच्चों को दिमाग में रटवा देना, ये नहीं करना है। पैसिव लर्निंग बच्चे से नहीं करवानी है। क्या करना है, एक्टिव डिस्कवरी करवानी है बच्चे से, बच्चा खुद करे, प्रैक्टिकल चीज़ों को सॉल्व करे, उनको देखे, छू के समझे, अपनी सेंसेस से समझे, डिस्कवरी मेथड एक्सपेरिमेंट्स करके समझे। मीनिंग मेकिंग होना चाहिए, रटने वाला सीन नहीं है, बच्चे को जो वो कर रहा है उस चीज़ का पूरा ज्ञान, पूरा का पूरा मतलब पता होना चाहिए, तब वो करे। इंडिपेंडेंट नॉलेज बिल्डिंग, खुद बच्चा इंडिपेंडेंटली नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ऐसा ये मान रहे हैं, वो अकेला भी बैठा हुआ है, अकेले बैठ के भी वो अगर खेल रहा है तो कुछ ना कुछ नॉलेज वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। लास्ट है कि ये जो चार्ट मैंने आपको दिखा रखा है, ये इस पूरी थ्योरी का ओवरव्यू है, समरी है। हमने क्या पढ़ा, पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी के 4 स्टेजेस है, SPCF। सेंसरी मोटर 0 to 2 years, प्री ऑपरेशनल 2 to 7, कंक्रीट 7 to 11, और फॉर्मल 11+ years।
उसके बाद हमने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, अडेप्टेशन, ये हमारे स्कीमा के कंसेप्ट के अंदर आएगी। उसके अलावा 4 फैक्टर जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, मैच्योरेशन हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरैक्शन और इक्विलिब्रेशन। तो ये थी हमारी पियाजे की थ्योरी। आई होप आपको रिवाइज हो गई होगी, पूरी अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई आपके सारे कंसेप्ट कवर हो गए हैं, रिवीजन आपकी पियाजे की बढ़िया तरीके से हो गई है, कंसेप्ट समझ आ गया है। अब अच्छे से एग्जाम देना, अपना बहुत प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, क्वेश्चन निकलेंगे, जरूर सॉल्व होंगे। ध्यान रहे पियाजे की थ्योरी से भी हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, फैक्ट्स कम देखने को मिलेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही।